हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इक्लिव स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी से चैप्टर 1 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके प्री बोर्ड आने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आप एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था, हमें बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए कि यहाँ पे पूछा गया हमें कहाँ पर हुआ था। तो वो सबसे पहला जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, पृथ्वी सम्मेलन, वो कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ये चीज ना आपको अपने बुक के साइड में बॉक्स बने होते हैं, वहां पे आपको ये मिलेगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1992 में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन थे? इस ये जो बुक है इसकी लेखक कौन थे? तो वो थे सुमेशर जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा था कि जो हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो कथन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो संसाधन है बट पेटी को भरने के लिए नहीं, ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत है उसमें भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्यतः जो उत्तरदायी जो कारण है, जो कि मानवीय कारण है या मानवीय क्रियाएं, मानव ऐसे कौन कौन सी क्रियाएं करता है जिसकी वजह से जो भूमि का निम्नीकरण होता है भारत में, हमें वो बताना है। सबसे पहला वनों की कटाई। मानव बहुत अधिक संख्या में वनों की कटाई करता है। ठीक है। और खेती करने के लिए गलत तरीका, खेती करने का जो तरीका है ना वो ज्यादातर गलत तरीका होता है। खनन अत्यधिक किए जाते हैं लालच के चक्कर में भी, और वैसे भी खनन बहुत किया जाता है। अति पशुचारण, ज़्यादा पशुओं को एक ही जगह पे ज़्यादा चराना, ज़्यादा घास को खत्म करवा देना, एक ही जगह पे पर्टिकुलर किसी प्लेस पे चरा देना, एक ही अति पशुचारण, हद से ज़्यादा चारण करवा के। ठीक है। अधिक सिंचाई भी जब हो जाती है तो इससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है। तो ये कुछ कारण है जिससे कि भूमि निम्नीकरण होता है जो कि मानव द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उन पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आती हैं। हमें बताना है कि जब हम संसाधनों का अति उपयोग यानी कि बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, एक्स्ट्रा उपयोग करने लग जाते हैं, तो उनसे कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। तो हम कुछ इस प्रकार आंसर लिख सकते हैं कि संसाधनों के अति उपभोग से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पहला, मृदा अपरदन, जैसे कि अभी हमने पिछले में देखा, निम्नीकरण भी होता है। ठीक है। वैश्विक ताप, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ जाता है। प्रदूषण, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि प्रदूषण कितना ज्यादा बढ़ता है। ठीक है। और जलवायु परिवर्तन, जलवायु भी बहुत जल्दी परिवर्तन होता है कि आपने पहले देखा भी होगा कि अब जो ठंड है वो बहुत कम रहती है, गर्मी ज्यादा रहती है। ठीक है। और मरुस्थलीकरण, पेड़ वगैरह खत्म हो जाते हैं, इससे क्या होता है? मरुस्थलीकरण हो जाता है। ग्रीन जो पेड़ वगैरह थे, ग्रीनेस जो थी पहले, उसको लाना मुश्किल हो जाता है। ये सब क्यों होता है? हम अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काट देंगे तो इससे क्या होगा? मरुस्थलीकरण ही तो होगा। तो ये कुछ वो उदाहरण है जो कि हमारे होते हैं जब हम संसाधनों का अति उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कि हमारा खादर और बांगर, इसमें क्या अंतर होता है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें बताना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। पहला पॉइंट हमारा कि ये जो बांगर होता है वो प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है, और इसमें क्या होता है? कंकड़ पत्थर होते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें। ठीक है। और ये ना बार-बार नवीकरण नहीं होते, ऐसा नहीं होता इनका कि बार-बार ये नवीकरण होते रहते हैं, इसीलिए इनमें कंकड़-पत्थर पाए जाते हैं। और जो नदी से दूर ऊँचे स्तर पर पाए जाते हैं, ये नदियों के पास नहीं पाए जाते। नदी से दूर जब ऊँचे स्तर पर आप जाएँगे, तो वहाँ पर आपको ऐसी मिट्टियाँ, बांगर मिट्टियाँ मिलेंगी, जिनको हम प्राचीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरी ओर जो खादर है वो नई जलोढ़ मृदा है, और ये क्या होती है? ये अधिक बारीक होती है और रेतीली होती है। इसमें क्या होता है? बांगर में कंकड़ और पत्थर मिलेंगे, परंतु जो खादर होता है वो अधिक बारीक होता है और रेतीली होता है। और क्योंकि जो खादर है वो नदी के पास डेल्टे में पाया जाता है, इसलिए क्या होता है? ये बार बार नवीकृत होते रहता है। ठीक है।
और क्योंकि ये डेल्टा से निर्मित होता है और बाढ़ वाले जो मैदान होते हैं उनमें पाई जाती है, बाढ़ आती है तो वो ऊपर वाली मिट्टी सारी चली जाती है, फिर नीचे से, तो इस वजह से क्या होता है, ये बार-बार नवीकृत होती रहती है खादर। आई होप कि आपको बांगर और खादर में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो पृथ्वी सम्मेलन है 1992 में जो हुआ था, हमें उस पर टिप्पणी लिखनी है, या एग्जाम में क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है कि आप इसमें क्या उद्देश्य थे, इसके क्या उद्देश्य थे, इसमें कौन-कौन सी बातों पर डिस्कशन किया गया था, वगैरह-वगैरह। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के याद, अच्छे से याद करके जाना। सबसे पहला पॉइंट कि जो जून 1992 में ये कहाँ पर हुआ था, रियो डी जनेरो, ब्राजील में एक जगह है रियो डी जनेरो, वहां पर ये हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या था, 100 से अधिक देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, मतलब अलग अलग जो राष्ट्र आए हुए थे 100 से अधिक देशों के, उनके जो अध्यक्ष थे ना, उन्होंने इसमें भाग लिया था। और विश्व स्तर पर जो उभरते पर्यावरण, विश्व स्तर पर जो पर्यावरण संरक्षण और जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं ना, उसका हल ढूंढने के लिए इसको आयोजित किया गया था। अगर पूछा जाए इसका आयोजित क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो आप ये बता सकते हैं कि जो विश्व स्तर पर जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, तो उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, और जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, उन सभी का हल ढूंढने के लिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरो, ब्राजील में, ठीक है, 1992 में। और नेताओं द्वारा भूमंडलीय जो जलवायु परिवर्तन है और जो जैव विविधता है, उसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। जो जितने भी नेता या ये कहिए राष्ट्राध्यक्ष जितने भी आए हुए थे, उनको उन्होंने क्या किया था, भूमंडलीकृत या जितनी भी समस्याएं हो रही थी ना, उनके उनसे रिलेटेड एक घोषणा पत्र पर सभी ने हस्ताक्षर किया था। और जो भूमंडलीय वन सिद्धांत था, उस पर भी सहमति मिली थी इस सम्मेलन में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? विभिन्न उपायों को लिखिए। हमें यहाँ पे बताना है कि जैसे मृदा अपरदन होता है, तो वो उसको रोका कैसे जा सकता है? ऐसे कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि जो मृदा अपरदन है वो ना हो? तो आप कुछ इस प्रकार आंसर लिख सकते हैं कि जो नदियाँ हैं, उन पर बाँध बनाकर उनके बहाव को कम कर दिया जाए। क्योंकि ना अगर जब बहाव तेज़ होता है तो साइड की जो मृदाएँ होती हैं वो कटाव के कारण क्या होता है ना, उनका अपरदन हो जाता है। जिस वजह से भी क्या होता है कि मृदा का अपरदन होता है। इस वजह से अगर ना बाँध बना दिया जाए तो उनका बहाव कम हो जाएगा, ठीक है? और अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर, क्योंकि वृक्ष लगाएँगे तो जो वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मृदा को पकड़े रहती है। जिस वजह से क्या होता है, जो मृदा होती है वो बिल्कुल पकड़ में रहती है, तो वो जल्दी बहती नहीं है, उसका अपरदन आंधी-तूफ़ान आने से उसका अपरदन जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है? नेक्स्ट की जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें कांटेदार वनस्पति लगाया जाए। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेड़ लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर जो कांटेदार जो वनस्पति होते हैं, अगर उनको लगाया जाए, तो वो भी क्या होंगे, मृदा को पकड़ कर रखेंगे, ठीक है? और जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें सीढ़ी-नुमा खेत बनाकर, उसमें खेत कुछ इस प्रकार बनाया जाए कि वो सीढ़ियों का आकार ले। इससे भी क्या होगा, जो मृदा का अपरदन हो जाता है, वो बच सकता है, ठीक है? और जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, उनके किनारों पर पेड़ लगाकर, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, उनके किनारों पर भी पेड़ लगाए जा सकते हैं, राइट? और रक्षक मेखला जैसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक है? तो ये सभी उपाय हैं जो मृदा अपरदन को बचा सकते हैं, ठीक है? मृदा अपरदन से रोक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में क्या अंतर है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है और जो कुल बोया गया क्षेत्र होता है, उसमें डिफरेंस क्या है? तो अगर हम शुद्ध बोए गए क्षेत्र की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी है। मान लीजिए ये आपके पास क्षेत्रफल है, ठीक है? और इसमें से कितना भाग जो है वो खेती के लिए उपयोगी है, वो क्या कहलाता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ठीक है? और भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए भारत के पास इतनी ज़मीन है, तो इसमें से लगभग जो आधा भाग है, वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी कृषि करने के उपयोग में है। ठीक है? और गन्ना वर्ष में 1 फसल के आधार पर, इसमें क्या होती है, इसकी गिनती क्या होती है कि इसमें ना वर्ष में 1 फसल के आधार पर होता है, कि इसमें इसकी गणना इस प्रकार से होती है कि 1 वर्ष में 1 ही फसल के आधार पर, ठीक है? और दूसरी ओर जो कुल बोया गया क्षेत्र है, वो क्या है कि इसमें वह क्षेत्र होता है जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोना। इसमें क्या था, कृषि अवधि या यूँ कहिए 1 वर्ष में 1 फसल, परंतु जो कुल बोया गया क्षेत्र होता है उसमें कृषि की जितनी अवधि है उसमें 1 से अधिक फसल बोया जाता है कुल बोए गए क्षेत्र में, ठीक है?
और कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक है। अगर हम बात करें कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र ज़्यादा है या कुल बोया गया क्षेत्र, तो जो कुल बोया गया क्षेत्र है, वो इससे कहीं ज़्यादा है, यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक है। ठीक है? और गन्ना इसमें कैसे होती है, वर्ष में 1 से अधिक फसलों के बोए जाने के आधार पर। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 1 फसल के आधार पर, जबकि कुल बोए गए क्षेत्र में वर्ष में 1 से अधिक फसलों के बोए जाने के आधार पर, राइट? आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? ये जो वर्ड है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई लोगों को टिपिकल लगता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है? आप इससे समझते क्या हैं? हमें वो बताना है। बेसिकली संसाधन नियोजन का मतलब होता है अ, सोच समझ कर और अच्छे से उपयोग करना, संसाधनों को बचाना, आने वाली जो भविष्य है उनको बचा के रखना, ताकि हमारे जो हमें नीड है हमारी भी पूरी हो, आने वाले जो टाइम है उसमें जो लोग आने वाले हैं, हमारी पीढ़ियाँ आने वाली है, उनको भी वो चीज़ उपलब्ध हो जाए। तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि कुछ इस संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ियों के पास ये चीज़ें बची रहे और जो संसाधन है, उनका एक तरह से नियोजन हो जाए। एक नियम बना लिया जाए और उसके तहत इनका जो है उपयोग किया जाए और उसकी योजना बनाई जाए, ठीक है? तो हम आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि संसाधन नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल है। ये आप ये भी कह सकते हैं कि इसको ना इसमें क्या होता है कि नियोजन किया जाता है जिसमें संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल कि मतलब कितनी क्वांटिटी में उपयोग होना चाहिए और उसका कौशल कैसा होना चाहिए, तकनीक क्या है। तो संसाधनों को उचित उपयोग करने के लिए जो तकनीक होता है या कौशल उसी को हम संसाधन नियोजन कहते हैं, ठीक है? और जो संसाधन है वो सीमित है तथा उनका जो वितरण है वो बिल्कुल असमान है। जैसा कि आप सभी को पता है, ऐसा नहीं है कि संसाधन हमारे पास बहुत सारा है, अगर आज इतना खत्म हो गया है तो कोई बात नहीं हमारे पास इतना पड़ा, बिल्कुल नहीं। हमारे पास संसाधन जो है वो बहुत लिमिटेड है और इनका वितरण भी बहुत असमान है। मतलब कहीं पे ये बहुत ज़्यादा है, कहीं पर ये बिल्कुल भी नहीं है ना? तो इस वजह से भी संसाधन नियोजन ज़रूरी हो जाता है और विवेकपूर्ण उपयोग से नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब विवेकपूर्ण उपयोग मतलब सोच समझकर, विचार कर उस संसाधनों का उपयोग करना। इस वजह से भी जो नियोजन है, वो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप लास्ट में एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहें संसाधन नियोजन क्या होता है, तो संसाधन नियोजन जो है संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल है। ठीक है? राइट, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, उस पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं? मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है ना, उस पे संसाधन संरक्षण, संसाधनों को बचाने के लिए क्या-क्या उपयोग किए गए हैं, क्या-क्या प्रयास किए गए हैं, क्या-क्या कोशिशें की गई हैं, हमें वो बताना है, ठीक है? तो सबसे पहला कि 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज उठाई थी कि उसने इस बात पर आवाज उठाई थी कि जो संसाधन संरक्षण है उसको किया जाए, ठीक है? क्लब ऑफ रोम ने। और दूसरा कि 1974 में शुमेशर ने पुस्तक द स्माइल इज ब्यूटीफुल में गांधी के दर्शन की पुनरावृत्ति की है कि गांधी जी का विचार क्या थे पर्यावरण को लेकर, संसाधनों को लेकर, राइट? और 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की, जो कि महत्वपूर्ण योगदान था पृथ्वी सम्मेलन और 1992 द्वारा सबसे महत्वपूर्ण अगर हम योगदान की बात करें तो वो है पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था जिसका हम पिछले स्लाइड में डिस्कशन भी कर चुके हैं। और सतत पोषणीय विकास की अगर मैं बात करूँ तो सतत पोषणीय विकास वो होता है कि संसाधनों का कुछ इस तरीके से नियोजन करके कुछ इस तरीके से उपयोग करना ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन बचे रहे और जो हमें ज़रूरत है जितनी उसका भी उपयोग हो सके, ठीक है? तो वो होता है सतत पोषणीय विकास। तो ये कुछ प्रयास हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं। ठीक है? किसके लिए? संसाधनों को बचाने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को समझाना है हमें। मतलब हमें बताना है कि स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करें, तो जो संसाधन है, उनके कौन-कौन से टाइप्स हैं, हमें वो समझाना है। तो स्वामित्व के आधार पर अगर हम संसाधनों को वर्गीकृत करें, तो उसमें पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आपकी बुक में जितने भी आधार पर आप एक बड़े ध्यान से समझिएगा इसको कि आपके बुक में एक बॉक्स बना हुआ है
या आपके पेज पे कहीं पे है कि ना उस पूरे पेज पर आपको पूरे संसाधनों के बारे में बताया गया है कि उनको किन-किन आधारों पर बाँटा जा सकता है, उनको कितने टाइप्स हैं, उनको किन-किन आधार पर बाँटा जा सकता है। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? स्वामित्व के आधार पर। इसके अलावा भी और भी कई टाइप्स हैं, जिनके आधार पर संसाधनों को बाँटा गया है। तो आप उन सभी को ज़रूर करके जाना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि स्वामित्व के आधार पर ही आए। इस यहाँ पे संसाधनों को जितने आधार पर भी बाँटा गया है, उनमें से कोई सा भी आ सकता है, तो आप सभी को पढ़ के जाइएगा, ठीक है? फिलहाल हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्ति के स्वामित्व में। इसमें क्या होता है व्यक्तिगत संसाधन में कि जो जिसके ऊपर स्वामित्व किसका होता है? व्यक्ति का, जैसे कि बाग, चारागाह, तालाब, कुआँ एटसेट्रा। ठीक है? और सामुदायिक संसाधन नाम से पता चला किसी समुदाय का होगा, जैसे समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध होता है, व्यक्तिगत में किसी व्यक्ति का स्वामित्व होगा उस पर, सामुदायिक में क्या होगा? समुदाय में जितने भी लोग होंगे सभी को उपलब्ध होगा, जैसे गाँव, गाँव की पशुचारण भूमि, अ, श्मशान भूमि, तालाब, और नगरों क्षेत्र में जो पार्क होता है, उसपे समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, है ना? राइट? अब हम लो नेक्स्ट हमारा देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ये इसमें क्या होता है राष्ट्रीय सरकार को अधिकार की व राष्ट्र हित में व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे ये संसाधन वो संसाधन होते हैं, चाहे वो संसाधन किसी व्यक्ति का हो, किसी समुदाय का हो। पर जो राष्ट्रीय संसाधन है, वो कि ये दोनों जो है वो राष्ट्र संसाधन के अंदर भी आते हैं। तो चाहे वो व्यक्तिगत संसाधन ही क्यों ना हो, तो उसमें राष्ट्रीय सरकार को ये अधिकार होता है कि वो अधिग्रहण कर सकता है व्यक्तिगत संसाधन का भी। ठीक है? जैसे कि खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के भीतर जो संपूर्ण भूमि होती है, समुद्र मील तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी संसाधन, ठीक है? तो ये संसाधन क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और नेक्स्ट कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अगर हम बात करें, तो उनके द्वारा नियम बनाया गया है। तट रेखा से जितने भी तट रेखा मान लीजिए ये है, समुद्र का कुछ तट रेखा है, उससे 200 किलोमीटर से जो परे खुले महासागरीय संसाधन है, उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना उसका उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, उसमें क्या होता है, समुद्री मील तक ही होता है, जो राष्ट्र के हक में होता है, ठीक है? परंतु अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है, समुद्र से पार 200 किलोमीटर से परे जितना भी खुला महासागर है, उसपे किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। भले ही उसकी बॉर्डर क्यों ना उससे टच हो रही हो, पर 200 किलोमीटर के आगे उसका अधिकार नहीं होता है। और इसका उपयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएँ होती हैं, उनकी अनुमति के बिना बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है? अगर आपने इन चैप्टर्स की वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो आप चैप्टर की वीडियोज़ को देखना, उसमें आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है? और फिलहाल अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आए, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, वो खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।